के लिए सरकारी विद्यालय भी मुफ्त नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़े या फिर एमएटी में पढ़े। एमएटी में पढ़ेगा तो फीस सरकार भरेगी, साइंस कॉलेज में एडमिशन होगा तो फीस आपको खुद से भरना पड़ेगा। तो यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कहेंगे ना भैया फीस देंगे लेकिन अपने बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ाएंगे, एमएटी में नहीं भेजेंगे। अगर कोई आपको कह दे कि आपके बच्चे को मेडिकल करना है, वो पीएमसीएच से करेगा तो फीस आपको देना पड़ेगा, सरकारी फीस। और अगर रमैया से करेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं भैया रमैया नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा लड़का पीएमसीएच से पढ़े। तो अगर ये व्यवस्था बना दी जाएगी तो साइंस ये बताता है कि करीब करीब 1/3 लोग, 1/3 बच्चे या उनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल को ऑप्ट करेंगे। उसका खर्चा कितना होगा? करीब करीब हम लोग का अंदाजा है 12,000 करोड़ रुपया। और अभी जो व्यवस्था चल रही है प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्च है 864 रुपया। आप इस बात को ध्यान रखिए, ये बात अध्ययन से ही निकलेगा। जो अभी सरकार व्यवस्था चला रही है इसमें एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का खर्चा सरकार पर, आप पर, हम पर आता है 864 रुपया, 864। और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में बिहार में प्राइवेट अच्छे स्कूलों की फीस 600 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया है। तो इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हर साल 1/3 शिक्षा बजट खर्च किया जाए ताकि हर प्रखंड में कम से कम एक अच्छा विद्यालय बन जाए। और अगले 10 वर्ष में अगर 10 अच्छे विद्यालय बन गए तो आप देश का सबसे अच्छा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बिहार में बना देंगे। और इन 10 वर्षों में जो 1/3 लोग हैं उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दे दी जाए ताकि उन बच्चों का जीवन इफेक्ट न हो। अब किसी बच्चे ने पूछा कि यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे भाई एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे बिहार में सिर्फ 10 से 11% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। ध्यान दीजिए, 10 से 11% लोग ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। दलितों में ये जाति की राजनीति करने वाले लोग, समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जिन्होंने जातीय जनगणना कराया उसका रिपोर्ट पढ़िए। उस रिपोर्ट में लिखा है कि आज भी सिर्फ 3% दलित, ध्यान दीजिए, 3% दलित, 5%, 4.76% ईबीसी अति पिछड़ा और 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए भी 15% ये आंकड़ा है। एवरेज बिहार में 10 से 11% लोग 12वीं पास करते हैं। तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी सुधरना चाहिए, सुधरेगा, लेकिन पहला फोकस प्राइमरी, जब तक आप नहीं सुधारिएगा, जब बच्चा आपका 12वीं नहीं पढ़ेगा तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास बना भी दिए तो उसका फायदा कुछ लोगों को मिलेगा, पूरे समाज को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का फोकस, पहला फोकस है प्राइमरी एजुकेशन को सुधारा जाए। शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि बिहार का जो सबसे गौरवशाली इतिहास जब जिस काल में रहा उस समय बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं था। आप स्टील और सीमेंट बनाने के लिए नहीं जाने जाते थे, आप ज्ञान की भूमि के तौर पर जाना जाता था आपको। जब नालंदा की बात होती थी, जब विक्रमशिला था, जब जिस आर्यभट्ट की, चाणक्य की आप बात करते हैं, ये इस जमीन की वो ताकत है। सरस्वती हम लोग की ताकत है। हम लोग की ताकत मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम लोग की ताकत व्यापार नहीं है, वो हम लोग को करना है। लेकिन अगर बिहार को अपना गौरवशाली इतिहास वापस लाना है तो इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनाना होगा। जब बच्चों को आप पढ़ाइएगा तभी इस धरती का कल्याण होगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप देख रहे
दुर्दशा है, और उस दुर्दशा के मूल में है शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। हम लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े, लेकिन 10th पढ़ गए, सरकारी विद्यालय से गोड़ा बिछा कर पढ़े, फिर आ गए साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज से आगे निकल गए, दुनिया अपने पैर पर खड़े हो गए। इसलिए सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को सुधारना जरूरी है। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, पलायन की। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी पलायन के बारे में ये समझ है कि यहाँ से गरीब लोगों का पलायन होता है। ये भ्रम मत पालिए, सिर्फ गरीबों का पलायन नहीं है, बिहार में पलायन के कई आयाम हैं। यहाँ से सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है, दूसरा जो पलायन है वो बुद्धि का पलायन है, और तीसरा जो पलायन है जिसको आप और हम जानते समझते हैं वो है श्रम का पलायन, श्रमिकों का पलायन। तो जब तक बिहार में पूंजी के पलायन को, बुद्धि के पलायन को नहीं रोकिएगा, तब तक ये मजदूरों का ही फैक्ट्री रहेगा। अब पूंजी का पलायन क्या है इसको आप समझ लीजिए, हर जगह हम समझाते भी हैं, 2 मिनट लगेगा आपको। समाज में पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक स्रोत ये है जो आप पैसा कमाते हैं और खर्च के बाद जो बच गया वो पूंजी हुआ, और दूसरा पूंजी है जो आप बैंक से लोन लेते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी में आपने डाउन पेमेंट किया 2 लाख रुपया, और 4 लाख 6 लाख रुपया आपने लोन लिया। तो लोन जो है वो भी पूंजी का एक स्रोत है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में लोन समाज में इन्वेस्टमेंट का, तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसको जांचने के लिए देश भर में एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा बैंकों में आपने हमने रखा और उसके एवज में बैंकों ने कितना पैसा वापस समाज को दिया। देश में करीब करीब 70% CD रेशियो है, 70%। मतलब अगर आप 100 रुपया देश के लोगों ने बैंक में रखा तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर आपको हमको वापस किया, ताकि आप घर बनाएं, आप गाड़ी खरीदें, बिजनेस व्यापार करें, खेती करें, बच्चे को पढ़ाएं, जिस कारण से भी आप लोन लें, वो सब कुछ आता है उसी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में। तो पूरे देश में CD रेशियो है 70 और बिहार में CD रेशियो है 40। इसका असर क्या होता है? पिछले वर्ष, पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने कुल 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। ध्यान से सुनिए, 4,21,000 करोड़ रुपया हमने अपने बैंकों में जमा किया। ये दूसरे का पैसा नहीं है, ये बिहारियों का पैसा है, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा नहीं है, यहाँ के मध्यम वर्गीय और मजदूर का पैसा है। बैंकों ने पैसा कितना दिया लोन पर? CD रेशियो है 40। तो बैंकों ने यहाँ ऋण के तौर पर दिया 1,61,000 करोड़ रुपया, 1,61,000, 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बैंक वाला यहाँ कमरा में तो रखा नहीं है, बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। वहां पर CD रेशियो कितना है? वहां पर CD रेशियो है 90, 95, 100, 105। ये हमारा आंकड़ा नहीं है। आप लोग जाइए और RBI के वेबसाइट पर जाकर इसको देखिए। हर साल बिहार से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया, अंदाजा लगाइए, 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल बिहार से बैंक बाहर भेज रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो अगर 1990 से इसको जोड़िएगा, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, और पिछले वित्तीय वर्ष तक 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्य में। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता तो कितने ज्यादा घर बने होते, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा दुकान, बड़े दुकान बन गए होते, कितने ज्यादा छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी हो गए होते। तो जन सुराज पलायन रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 बात कह रहा है। पहला कि बिहार के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो
देशवासियों को राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया जाए और उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, बैंकों के साथ मिलकर काम करना है। पहले से कमेटी है, देश के स्तर पर हर 15 दिन पर इसका रिव्यू होता है, फिनांस मिनिस्टर उसमें बैठते हैं। बिहार राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है, लेकिन जैसे यहाँ का दरोगा, टीचर, डॉक्टर, सिपाही मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा, वैसे बैंक वाला भी नहीं मान रहा है। तो अगर क्रेडिट डिपॉजिट को सुधार दिया जाए मतलब राष्ट्रीय औसत के बराबर भी अगर आपने कर दिया तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार में इन्वेस्ट होने लगेगा। उससे बहुत बड़ी तरक्की का कंजम्पशन बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़ देंगे। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिस पर खेती हो सकती है, और 55 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसा है जिसमें नकदी फसल होता है। बाकी सारे जमीन में यहाँ धान, गेहूं, मकई होता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जमीन जो है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन धान, गेहूं को हटाकर अगर आप नकदी फसल की खेती करिएगा, मान लीजिए कि आप धान नहीं उगा के लहसुन की खेती करने लगे, गेहूं न उगाकर आप खैनी की खेती करने लगे या जीरा की खेती करने लगे, मसाले की खेती करने लगे, तो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी 4, 5, 6 गुना बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए किसानों को 2 ही दिक्कत है, एक तो मजदूर नहीं है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़िए, और जो भी किसान फूड ग्रेड को छोड़कर नकदी फसल की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। उसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि आधारित मजदूर हैं जो पंजाब, हरियाणा जा रहे हैं, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उतने मजदूरी के अवसर पैदा हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि मनरेगा में हो रही चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप किसान हैं, आपको 4 मजदूर मिला, आप उससे काम कराइएगा। अभी तो सिर्फ गड्ढा खोदता है पेपर पर और फिर बिल निकालता है। तीसरा इसका फायदा जो सबसे बड़ा है कि हम लोग मनरेगा के तहत जो पैसा दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं उस पैसे को हम लोग ले पाएंगे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, पिछले साल बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%, देश में सबसे कम। आप जरा समझिए, जिस राज्य में सबसे ज्यादा मजदूर बाहर जा रहा है वहां पर मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब 100 रुपया अगर हम और आप दिल्ली से ला सकते थे, 60 रुपया तो दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया। जो उन 40 रुपया आया उसमें 40% कमीशन खा गया। तो हम लोग का दूसरा ये है कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए, ताकि लाखों लोग जो पंजाब, हरियाणा के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं वो बिहार के खेतों में काम करेंगे। और तीसरा और अंतिम बात, बिहार के समाज में एक जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल या सोशल इशू है, हम लोग यहाँ व्यापार की टेंडेंसी नहीं है। और अगर बहुत नीचे अंदर जाकर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो लोग यहाँ मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरते हैं। किसी से पूछेगा लोन लेना है, कहेगा बाप रे बाप, बहुत कर्जा, बहुत ब्याज बहुत लगता है। गुजरात के मुकाबले, आंध्र प्रदेश के मुकाबले बिहारी जो लोग हैं, लोन घर बनाने के लिए लेता है या फिर बेटी के शादी के लिए लेगा या बच्चे को पढ़ाने के लिए लेगा। बिजनेस, व्यापार करने के लिए लोग लोन नहीं लेना चाहते। तो इस चीज को सुधारने के लिए, क्योंकि ये इंटरजेनरेशनल है, 100 साल 2 साल से ये प्रवृत्ति बन गई है, इसके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि अब आगे से जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको 12% नहीं, 10% नहीं, 4% पर ब्याज पर ही मिलेगा, ताकि लोग ज्यादा पैसा लोन ले, रोजी रोजगार तरक्की करें। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ बजट से 6,000 करोड़ रुपया का प्रावधान होकर दिया जाए। ध्यान दीजिए, 6,000 करोड़ रुपया अगर 3 लाख करोड़ के बजट में 6,000 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट समाज को उपलब्ध हो जाएगा। 4%
50% सरकार देगी और 1 लाख करोड़ रुपया लोग लेंगे, बच्चे बच्चे रोजगार करने लगेंगे। सरकारी नौकरी जो लोग भी ये समझते हैं, हमने आपको जो योजना बताई, योजना के साथ साथ आपको इसका फंड भी बताया कि पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा। जो पढ़ाई का पैसा है 60,000 करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है, उसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। 1/3 पैसा नई विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाने के लिए, 1/3 पैसा बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, और एक बचा हुआ पैसा जो है वो अभी की व्यवस्था को चलाने के लिए। इसी तरह रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि सीडी रेशियो को सुधार कर, जिसमें 1 रुपया भी बजट का खर्च नहीं है, बैंकों के साथ मिलकर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कराया जाए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, वो पैसा भी बिहार सरकार को नहीं देना है। जो पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं उसको लाकर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 4% ब्याज पर अगर आपको पैसा मिलने लगे तो बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं रोजी रोजगार खुद से करने लगेंगी, और वो होगा बजट का 2%। तो ये 3 बातें हम लोग कह रहे हैं रोजगार के लिए, और देश भर में जितने इकोनॉमिस्ट हैं उसमें कम से कम 5-7 लोग ऐसे हैं जो सहमत हैं कि अगर इन 3 बात को किया जाए तो 50 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बिहार में ही पैदा किए जा सकते हैं, वो भी साल भर के अंदर। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पर फैक्ट्री लगना चाहिए, कुछ लोग ये कहता है भैया सरकारी नौकरी दे देंगे, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। जिसको भी लगता है कि सरकारी नौकरी से बिहार का कल्याण होगा, आप एक आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, आप में से कई लोग सरकारी नौकरी किए हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सारे लोग जो बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी गणना गिनती कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही हैं। 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब 2%। लोग कह रहे हैं हम 20 लाख नौकरी दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। अरे भाई कैसे दे दोगे? 78 साल में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। और अगर एक बार को मान भी लीजिए कि कोई सरकार 10 लाख और नौकरी दे देगी तो भी 30 लाख हुआ, 40 लाख हुआ, बिहार की आबादी है 13 करोड़। तो जब तक यहाँ पर शिक्षा और पूंजी, यही 2 तरीका है कि आप शिक्षित कीजिए लोगों को, जो लैंड हम लोग के पास है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और लोगों के हाथ में पैसा पूंजी दिया जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो, तभी यहाँ से गरीबी को हटाया जा सकता है। बाकी जितना बात लोग कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने अभी योजना बताया कि भाई 2,500 रुपया हम लोग सारी महिला को दे देंगे। आरजेडी वाले कह रहे हैं, आरजेडी कुछ भी कह सकती है, उस पर चिंता की बात नहीं है, तो कुछ कह सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कांग्रेस जिसमें इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमने कैमरे पर कहा है कि पी चिदम्बरम जी अभी कांग्रेस में हैं, वो एक बार बिहार आ जाएं और बिहार की जनता को ये समझा दें कि भाई, जनता को नहीं खाली एक्सप्रेस कर दें कि कैसे 5 करोड़ बिहार की महिलाओं को आप हर महीने 2,500 रुपया दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 5 करोड़ महिलाओं को, बिहार की आबादी है 13 करोड़, 6.5 करोड़ हुई महिला, 6.5 करोड़ में अगर नाबालिगों को हटाइएगा तो भी 5 करोड़ महिला होगी 18 साल से ऊपर की उम्र की। अगर उनको 2,500 रुपया हर महीने देना है तो बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल। कोई ये नहीं बता रहा कि जब बिहार का बजट ही है, योजना बजट है 1 लाख करोड़ का, कहता है कि हम दे देंगे 1.5 लाख करोड़ एक ही योजना में। अब फिर जनता जाके वोट दे देगी, कहेंगे हमको ठग लिया। अरे भाई, वो तो पहले ही कह रहा है कि हम ठगेंगे। अरे आप अपने मोबाइल में पहले जोड़ के देख लीजिए। तो कांग्रेस को कम से कम ये जरूर बताना चाहिए कि अगर आप 2,500 रुपया हर महीने हर महिला को देंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? दूसरी बात, अगर ये अच्छा है या किया जा सकता
उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, तब वोट दीजिए। लेकिन अगर आप खुद जांचने समझने के बाद जाके गलत वोट देते हैं तो दूसरे को दोष मत दीजिए। जन सुराज में सब अच्छा है ये बात नहीं है। हमने कैमरे पर कहा है कि अगर जन सुराज से भी कोई गलत कैंडिडेट खड़ा है उसको भी हराइए, उसको भी हराइए, हर हालत में अच्छे आदमी को जिताइए। क्योंकि जन सुराज जीते या ना जीते, आपका प्रतिनिधि, आप अच्छे प्रतिनिधि को जिताइए। बिहार में दिक्कत क्या है कि आप अच्छे प्रतिनिधि को नहीं जिताते। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाता है तो हम और आप हंसते हैं अपने घर में बैठ के, बिहार में ना चली हम चलिए बिहार में, अरे मास्टर साहब के दी कोई वोटे ना दी। उनके जो अपने साथी संगी रहते हैं वो भी कहते हैं काहे खड़ा हो गए, तुमको कोई वोट देगा? जो उसका एकदम घोर समर्थक है वो भी कहता है भाई तुम जीतियो जाओगे तो क्या करोगे, तुम अकेले जीत के क्या कर लोगे? अंत में वो आदमी हार जाता है। अरे मेरे भाई, आपको लगता है कि एक अच्छा आदमी जीत कर क्या करेगा? हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है और आप अपना एक वोट उसको नहीं देते हैं, एक अच्छे आदमी को जब समाज हराता है तो हजारों अच्छे आदमी का हिम्मत टूट जाता है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता। लोग उसी का उदाहरण देते हैं कि देखा वो खड़ा भाई रहा मास्टर साहब, वोट मिलल, 2000 वोट मिलल। अरे भाई, बालू माफिया को जिताओगे, आप शराब के माफिया को जिताओगे, दंगा करने वालों को जिताओगे, कम्युनल आदमी को जिताओगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की बात नहीं करेगा। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं या जन सुराज अच्छा है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो अच्छा है। आप और हम महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, हम अपनी अंतिम बात कह रहे हैं। महाभारत में हम लोग चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं। आज तक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की कहानी कथा कही जाती है। लोग ये बताते हैं कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को 7वें दरवाजे पर लोगों ने घेर कर मार दिया। तो मेरे भाई, चाहे अभिमन्यु को मार दिया गया हो, लेकिन इतिहास में आज तक अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। आपको खाली इतना तय करना है कि जन सुराज जो प्रयास कर रहा है ये प्रयास सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप तय कर लीजिए कि आप उस प्रयास में कंधा लगाना चाहते हैं कि किनारे बैठकर कमेंट्री करना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है, जिंदगी भी आप ही का है। हम लोग बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं, संकल्पित हैं, और चाहे अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में अपना सब कुछ समाहित भी करना पड़े, सुधार के इस प्रयास को करते हुए अगर सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। और आप पटना महानगर में देखिएगा, आपको 4 एकदम हीरा जैसे लोगों को चुनकर उम्मीदवार रखेंगे, फिर भी आप नहीं उसको जिताइएगा तो फिर आप ही का अपना दोष है। फिर ट्रैफिक में भुगतिए और लॉ एंड ऑर्डर से भुगतिए। आपका जो 2 और सवाल था, जो साइड सवाल है, एक आपने कहा कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ पर कोई नया क्रिमिनल पैदा हो गया है। कानून व्यवस्था इसलिए खराब है क्योंकि आधे से ज्यादा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी और बालू के माफिया से कमाई में लगा हुआ है। अब चलिए कहीं पर किसी भी रोड पर देखिए, पूरी रात वसूली कर रहा है बालू के ट्रकों से, शराब का धंधा करने वालों से। जब आधा प्रशासन सिर्फ बालू और शराब के कमाई में लगा रहेगा तो आपकी स्थिति खराब होगी ही होगी। किसी ने कहा कि शराबबंदी से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाएगा हटाने से। तो भाई, पहली बात कि अगर शराबबंदी लागू होगी तब न उसका फायदा नफा नुकसान होगा। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? किसी ने कहा नीतीश कुमार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, तो भैया ऑनलाइन शराब का भी व्यवस्था कर दी है। उन्होंने ऑनलाइन भ्रष्टाचार की भी व्यवस्था कर दी है। गोली मारने वालों के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। जेल में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको मरवा दिया। तो भाई मेरे, शराबबंदी इस भ्रम में मत रहिए। और दूसरी बात, ये भ्रम मत पालिए कि कहीं गांधी जी ने ये कहा है। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा है कि कानून बनाकर शराब रोका जाए।
गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि समाज को, सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि शराब का प्रचलन न बढ़े, लेकिन ये नहीं कहा कि कानून बना दो। अगर ऐसा है तब तो गांधी जी ने कहा शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार कानून बना दे कि जो शाकाहारी नहीं है सब लोग को जेल में डालेंगे। भाई, संविधान में आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस धर्म में आपकी आस्था है, कौन से देवी देवता की आप पूजा करते हैं, ये नागरिकों को अधिकार संविधान ने दिया है। इसमें सरकार को घुसाने की गलती मत कीजिए। नहीं तो आज शराब है, कल खाने पर होगा, परसों धर्म पर होगा, उसके बाद कपड़े पर होगा। इसलिए ये गलती कभी मत कीजिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा है। और ये शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी के नाम पर हर साल बिहार में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, इन माफियाओं के पास, अफसरों के पास। आप गांव में जाकर देखिए, ज्यादातर जमीन वही खरीद रहा है जो शराब के, बालू के धंधे में। सारे युवा बच्चों को मोटरसाइकिल और कट्टा पकड़ा दिया। अगर शराबबंदी नहीं हटी तो आप लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद, जैसे इतने तेजी से सूखा नशा बढ़ रहा है बिहार में यूथ के बीच में, कि जैसे आप उड़ता पंजाब पिक्चर देखे हैं, 10 वर्ष के बाद आप उड़ता बिहार का पिक्चर देखिए। इसलिए आप लोग सजग होइए, खुद जगिए, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को जगाइए। तय कीजिए एक बार बिहार में सुधार का ये प्रयास हो रहा है, इसमें कंधा लगाइए। और नहीं लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, पटना में ट्रैफिक का मजा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर रेडियो पढ़िए और फिर इसी तरह रहेगा पटना। पटना कभी बेंगलोर नहीं बन सकेगा। बेंगलोर को बेंगलोर के लोगों ने सुधारा, आप और हम जाकर नहीं बनाए हैं। अगर पटना को सुधारना है, बिहार को सुधारना है, तो बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही लोगों को पड़ेगा। तय आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।